उत्तराखंड में चुनाव से पहले अगले कुछ महीनों में नेताओं के पाले बदलने का सिलसिला तेज हो सकता है। जो आज कांग्रेस को कोस रहे हैं, हो सकता है कल भाजपा के गुण गाते दिखें। और जो आज भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, हो सकता है कल कांग्रेस के मंच पर खड़े दिखाई दें। यानी उत्तराखंड की राजनीति में कल तक जो एक दूसरे को भ्रष्ट बताते थे, वो अब एक ही मंच पर दिखाई दे सकते हैं। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है? उत्तराखंड में दल बदल तो पुरानी कहानी है, लेकिन असली सवाल दल बदल का नहीं है। इस खेल में यह सवाल उठना चाहिए कि एक नेता जो एक चुनाव एक पार्टी से लड़ता है और अगला चुनाव दूसरी पार्टी से, तो जनता उसके वादे पर भरोसा कैसे करे? ऐसे नेताओं पर एक गंभीर सवाल यह बनता है कि ये नेता चुनाव किसके लिए जीतना चाहते हैं? जनता के लिए, पार्टी के लिए, या सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए? उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों और नेताओं के राजनीतिक सफर को देखें तो कई चेहरे ऐसे हैं जो अलग अलग चुनावों में अलग अलग पार्टी के टिकट पर जनता के सामने दिखाई देते रहे हैं। जब शाम तक एक पार्टी का पटका हो और अगली सुबह दूसरी पार्टी का पटका, तब सवाल सिर्फ दल बदल कर नहीं रह जाता है। सवाल नैतिकता और विचारधारा पर भी उठ खड़ा होता है। अगर किसी नेता की नैतिकता शून्य हो और विचारधारा रात के अंधेरे में पलटने वाली हो, तो जनता को ऐसे नेता के वादे पर कितना भरोसा करना चाहिए? यह सवाल किसी एक पार्टी के नेता पर नहीं है, यह हमारे राज्य की राजनीति के मूल्यों से जुड़ा सवाल है। वैसे आज का वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको 2027 के चुनाव में उन नेताओं का नाम भी पता चल जाएगा जिन पर टिकट कटने की तलवार लटक रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ में आज हम इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बार बार बदलते राजनीतिक समीकरणों ने उत्तराखंड के वोटर का भरोसा कमजोर किया है? 2016 में कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने हरीश रावत का साथ छोड़कर भाजपा का हाथ थामा था। इन नेताओं ने अगला चुनाव भी भाजपा से ही लड़ा और देखिए, आज की उत्तराखंड सरकार में भाजपा से ज्यादा पुराने कांग्रेस के मंत्री हैं। हमारे राज्य के राजनीतिक गणित का हाल यह है कि 2016 में जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार गिराई, आज फिर वही लोग कांग्रेस के खेवनहार के तौर पर खड़े हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल को खुलकर स्वीकार कर लिया गया है? राजनीति के इस गणित को समझने के लिए हम राज्य की राजनीति में घट रहे कुछ घटनाक्रम बताते हैं। इस गणित को सबसे आसान तरीके से समझने के लिए हम आपको उत्तरकाशी जिले का सियासी गणित बताते हैं। स्क्रीन पर आप दीपक बिजलवाण की तस्वीर देख रहे हैं। दीपक बिजलवाण ने 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर यमुनोत्री से लड़ा था। दीपक बिजलवाण ये चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार संजय डोभाल से हार गए थे। संजय डोभाल इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लेकिन 2022 में टिकट नहीं मिलने की वजह से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी थे। अब 2027 का चुनाव आने से पहले दीपक बिजलवाण भाजपा में शामिल हो चुके हैं। दीपक पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप होने की वजह से स्थानीय भाजपा नेताओं ने पत्र लिखकर उन्हें पार्टी में शामिल किए जाने का विरोध किया था। इसके बावजूद भाजपा नेतृत्व ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। यमुनोत्री विधानसभा की राजनीति को करीब से देखने वाले 2027 के चुनाव में यहां से भाजपा के टिकट से दो सबसे मजबूत दावेदार दीपक बिजलवाण और संजय डोभाल को मान रहे हैं। अब आते हैं उत्तरकाशी की दूसरी विधानसभा सीट पुरोला पर। फिलहाल पुरोला सीट से विधायक भाजपा नेता दुर्गेश्वर लाल है। यहां दुर्गेश्वर लाल ने 2022 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मालचंद को हराया था। मालचंद वही हैं जिन्होंने 2012 और 2017 में भाजपा के टिकट पर पुरोला से चुनाव लड़ा था। जहां 2012 का चुनाव मालचंद जीते, वहीं 2017 में उन्हें हार नसीब हुई थी। फिलहाल मालचंद फिर से भाजपा में है और माना जा रहा है कि इस बार पुरोला से वो भाजपा के टिकट के सबसे मजबूत दावेदार हैं। अब आइए जिले की तीसरी विधानसभा सीट गंगोत्री पर। इस सीट पर 2022 की विधानसभा चुनाव में भाजपा विधायक सुरेश सिंह चौहान ने कांग्रेस के उम्मीदवार विजयपाल सजवाण को हराया था। विजयपाल सजवाण अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं और गंगोत्री का राजनीतिक गणित भी उन्हें वहां से भाजपा के टिकट का मजबूत दावेदार बताता है। राजनीति के गणित की एक कहानी अब टिहरी विधानसभा सीट से भी सुनिए। यहां से विधायक फिलहाल किशोर उपाध्याय हैं। किशोर उपाध्याय जो आज भाजपा में हैं, वो कभी उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बड़े कम वोटों के अंतर से दिनेश धने को चुनाव हराया था। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे धन सिंह नेगी। वही धन सिंह नेगी जिन्होंने 2017 का चुनाव भाजपा के टिकट से जीता और 2022 का चुनाव कांग्रेस के टिकट से लड़कर हारा। बात की जाए दिनेश धने की, तो उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। 2012 में दिनेश धने निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे थे। इन दिनों धन सिंह नेगी, दिनेश धने और किशोर उपाध्याय तीनों भाजपा में हैं।
2027 के चुनाव में किशोर उपाध्याय के सामने भाजपा से टिकट के सबसे मजबूत दावेदार दिनेश धने बताए जा रहे हैं। टिहरी की हवाओं में खबर है कि दिनेश धने और किशोर उपाध्याय दोनों में से जिसे भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा वो कांग्रेस का दामन थाम लेगा। आपको उत्तराखंड की राजनीति की ये कहानी सुनकर हो सकता है इंसेप्शन फिल्म याद आने लगी हो, लेकिन इस राजनीतिक गणित का सार बड़ा सिंपल है। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर। गंगाधर शक्तिमान की ऐसी कहानी आपको उत्तराखंड की लगभग हर विधानसभा सीट पर मिल जाएगी। धनौल्टी से जोत सिंह बिस्ट, पौड़ी सीट से नवल किशोर, लैंसडाउन से अनुकृत गुसाई रावत, चौबट्टा खाल से केसर सिंह नेगी और यमकेश्वर से शैलेंद्र रावत, ये सभी 2022 में कांग्रेस के टिकट से विधायकी के उम्मीदवार थे और आज सब भाजपा में हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्थिति सिर्फ गढ़वाल में है। भीमताल से विधायक रहे दान सिंह भंडारी 2012 में भाजपा के टिकट से विधानसभा पहुंचे। 2017 और 2022 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा और दोनों बार हार का मुंह देखा। फिलहाल दान सिंह भंडारी भाजपा के सदस्य हैं। इसी तरह बागेश्वर से 2022 में कांग्रेस के उम्मीदवार रंजीत दास फिलहाल भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। इसी तरह 2022 के चुनाव में गंगोलियाट विधानसभा सीट से पूर्व विधायक नारायण राम का टिकट कांग्रेस से कट गया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। 2027 के चुनाव से पहले गंगोलियाट के सूत्र कहते हैं कि अगर भाजपा नारायण राम को टिकट नहीं देती है तो वो टिकट मिलने की गारंटी पर फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे। वैसे अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे कोई एक रात में पार्टी बदल सकता है। तो जनाब, ये उत्तराखंड है, यहां कुर्सी के लिए कुछ भी हो सकता है। इसका एक उदाहरण राजेंद्र सिंह भंडारी है। राजेंद्र सिंह भंडारी ने 2022 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर बद्रीनाथ विधानसभा से लड़ा था। भंडारी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को यह चुनाव हरा दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच न जाने राजेंद्र सिंह भंडारी की क्या मजबूरी रही, वो बिना कपड़े बदले ही कांग्रेस से भाजपा के खेमे में चले गए। दिल्ली में भाजपा में शामिल भंडारी का देहरादून में फूल देकर स्वागत पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ही किया। 2024 का विधानसभा उपचुनाव भंडारी ने भाजपा के टिकट से लड़ा था, लेकिन जनता ने कांग्रेस का साथ दिया। वैसे यहां आपको 2027 के चुनाव में उन नेताओं के नाम का अंदाजा भी लग गया होगा जिन पर टिकट कटने की तलवार लटक रही है। बाकी हमने इस पूरे वीडियो में हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, सौरव बहुगुणा जैसे और बड़े नेताओं के नाम और राजनीति का जिक्र तक नहीं किया है। इसके अलावा हमने पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव में नेताओं के दल बदल जैसी बातों का भी जिक्र नहीं किया है। हम अगर इस सब पर बात करते चलें तो घंटे 2 घंटे भर का वीडियो बन जाएगा, लेकिन इस छोटे से सैंपल साइज से उस मूल सवाल का जवाब मिल जाता है कि उत्तराखंड की राजनीति में नैतिकता और विचारधारा कितनी बची है। इन दिनों कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ढोल पीट पीट कर हर पार्टी के बड़े नेता को अपना चेला बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खेवनार दिख रहे हरक सिंह रावत वही नेता हैं जिन्होंने पिछली कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था। हरक सिंह रावत का राजनीतिक सफर बसपा, भाजपा और कांग्रेस सभी के साथ रहा है, इसलिए उनका हर किसी को अपना चेला बताना उत्तराखंड की राजनीति में सभी को पच भी रहा है। या हो सकता है कि उत्तराखंड की राजनीति में अब वो नैतिक बल बचा ही नहीं है जिसमें रीढ़ उठाकर राजनीति की जा सके। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी। जब गंगाधर ही शक्तिमान बन जाए तो जनता किस पर भरोसा करे? जब कल तक एक पार्टी को भ्रष्ट, अवसरवादी और जनविरोधी बताने वाले नेता अगले चुनाव में उसी पार्टी के मंच से जनता से वोट मांगते नजर आए, तो इस पूरे खेल में हारता कौन है? हारता है वो आम वोटर जिसने किसी मुद्दे, किसी विचारधारा या किसी वादे पर भरोसा करके अपना वोट दिया था। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान किसी पार्टी का नहीं होता, एक आम वोटर का होता है। हो सकता है आपको लगे कि यह सिर्फ राजनीति है, ऐसा तो हर राज्य में होता है, लेकिन जिस राज्य को बने हुए अभी सिर्फ 25 साल हुए हैं, अगर वहां की राजनीति की नींव में ही सिद्धांतहीनता इतनी गहरी उतर जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए राजनीति में ईमानदारी और वैचारिक निष्ठा की उम्मीद कहां से आएगी? यह सवाल हम सबको मिलकर सोचना होगा। पॉलिटिकल उलड़ में आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कापल ट्री लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।